पटना में टीचरों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा टीआरई 4 के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के एक्शन से अभ्यर्थियों में कोहराम मच गया। कई अभ्यर्थी घायल हो गए। बवाल तब हुआ जब सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग है टीआरई 4 के तहत होने वाली परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से मार्च निकाला। नारे लगाते हुए सभी अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस की तरफ निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग करके रोक दिया। जब अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लग गए। पीछे पुलिस के जवान लाठियां लेकर दौड़ते नजर आए। जो भी सामने आया उन पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। कुछ भागने के चक्कर में गिर गए। पुलिस के जवान लाठियां लेकर उन पर टूट पड़े। लाठियां बरस रही है। ये जैसे बिहार के युवा हैं उन्हीं के ऊपर लाठियां बरसती है। इससे पहले पटना के जेपी गोलंबर चौराहे के पास प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस की बैरिकेडिंग को जोर जोर से वो हिलाते रहे, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। कुछ ने बैरिकेड पलटने की कोशिश की, पुलिस वालों पर बैरिकेड फेंकने की कोशिश की। दूसरी तरफ पुलिस उन्हें रोकने में जुटी रही, उन्हें समझाती रही ताकि किसी भी तरह उनका गुस्सा शांत हो। लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने, बवाल करते रहे, हंगामा बढ़ता रहा। और वहां के हालात बिगड़ गए, बेकाबू हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज हुआ तो वहां अफरा तफरी मच गई। भागते हुए कई लोग सड़क पर गिर गए, कई महिलाएं गिर गई। पुलिस के जवानों ने उन पर भी लाठियां चलाई। कई अभ्यर्थी घायल हो गए। एक अभ्यर्थी का सिर फट गया, कपड़े खून से सन गए। 2 लोग उन्हें संभालने में जुटे रहे। अब मार दीजिए, मार दीजिए। अरे भाई कैसा लगा, रुको ना। सड़क पर हंगामा होता रहा। पुलिस प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ने में जुटी रही। जो भाग निकले वो पुलिस की मार से बच गए, लेकिन जो सामने पड़ गए उन्हें पुलिस ने नहीं छोड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद भी वहां हंगामा होता रहा। लाठीचार्ज की वजह से थोड़ी देर के लिए प्रदर्शनकारी सड़क से हट गए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर एकजुट हो गए। अभ्यर्थियों ने फिर से सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर बैठ गए। वहां के हालात फिर बिगड़ गए। पुलिस की कार्रवाई से भड़के अभ्यर्थियों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। नारे लिखे पोस्टरों और तख्तियों के जरिए भी अपनी आवाज उठाई। आरोप लगाया कि वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांग उठा रहे थे, लेकिन उन पर बेवजह लाठीचार्ज किया गया। अभी तक आप ही वैकेंसी नहीं आया, क्यों नहीं आया? आज हम लोग को शांतिपूर्ण कर रहे हैं तो लाठीचार्ज कर दिया गया हमारे ऊपर। कितने लड़कों का सर फट गया है, पैर में कट गया है। ये कब तक तानाशाही चलेगा? अभ्यर्थियों की मांग है टीचरों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा टीआरई 4 के तहत सरकार जल्द भर्ती का विज्ञापन जारी करे। अभ्यर्थियों का आरोप है पिछले 2 साल से उन्हें बरगलाया जा रहा है, भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा। उनका कहना है उनकी उम्र निकलती जा रही है, लेकिन सरकार उनकी मांग सुनने के बजाय उन पर लाठियां चलाने में जुटी है। 2 साल से बरगलाया जा रहा है कि कल देंगे परसों देंगे नोटिफिकेशन। 2 साल जिसका एज पार हो रहा है क्या करेगा? बीएड करने में आदमी कर्जा लेके करता है, अथी का जेबर बेच के करता है। कितना दिक्कत होता है, ससुराल वाला देते हैं पैसा, कैसे कैसे करके हम लोग किए हैं। पुलिस का लाठीचार्ज हुआ तो सड़कों पर अभ्यर्थियों के जूते चप्पल बिखरे नजर आए। पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। हमारे छात्र नेता दिलीप को भी यहाँ से अरेस्ट किया गया है, उसको जल्द से जल्द छोड़ा जाए और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाए। और इसमें जो है पीटी और मेंस टीआरई 4 में ये लागू नहीं होना चाहिए। बवाल बढ़ा तो वहां कई बड़े अधिकारी पहुंच गए, अभ्यर्थियों से बातचीत की, उनकी मांग सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया। तब जाकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन खत्म किया। इधर पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने भी जमकर हंगामा कर दिया। उन्होंने कॉलेज की प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।
एक रोज पहले यह प्रदर्शन शुरू हुआ था छात्राओं का, अगले दिन भी जारी रहा। छात्राएं गुस्से में दिखी। IGIMS यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल के मेन गेट पर बैठ गईं। आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग की और चेतावनी दी कि जब तक दोनों इस्तीफा नहीं देती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। बड़ी संख्या में छात्राएं अस्पताल के बाहर खड़ी होंगी, पोस्टर बैनर लेकर जोर जोर से नारे लगाएं। अस्पताल के मेन गेट के बाहर लाइन से वो बैठ गईं, पूरा गेट ब्लॉक कर दिया, लोगों के आने जाने के लिए जगह तक नहीं छोड़ी। न तो मरीज अस्पताल के अंदर जा पा रहे थे, न ही अस्पताल से बाहर निकल पा रहे थे। छात्राओं के हंगामे की वजह से अस्पताल के सामने वाली सड़क पर भी जाम लग गया, गाड़ियां रेंगती हुई चलती दिखी। दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है और देखिए कि मेन गेट को छात्राओं ने जाम कर दिया है। आरोप यह है कि जानबूझकर जो प्राचार्य हैं, उप प्राचार्य हैं, वो मेंटली टॉर्चर करती हैं, छात्राओं को फेल कर देती हैं। छात्राओं ने आरोप लगाया कि नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं, गंदी गंदी गालियां देती हैं, जानबूझकर परीक्षाओं में फेल कर देती हैं। ये औरत के खिलाफ जो भी जाता है उसमें मोलेस्टेशन का केस लगा देती है। पेरेंट्स को बुला के पेरेंट्स पे मोलेस्टेशन का केस लगाती है। हम लोगों को बोलती है कोठे वाले हो, मुजरे वाले हो। छात्राओं ने प्रताड़ना का आरोप लगाया और पढ़ाई का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। क्लास में जाना बंद कर दिया। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनके मुताबिक वो एक रोज पहले रात 2 बजे तक प्रदर्शन करती रहीं, लेकिन कॉलेज के डायरेक्टर एक बार भी उनकी बात सुनने तक नहीं आए। मेंटली टॉर्चर करती है, बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। कल रात को 2 बजे तक थे हम लोग, लेकिन डायरेक्टर नहीं आया। क्यों नहीं आया? कौन लेगा हम लोग का रिस्पांसिबिलिटी? छात्राओं ने आरोप लगाया 10 महीने पहले भी वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत की गई थी। निष्पक्ष जांच का उस वक्त भरोसा दिया गया था उन्हें, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। छात्राओं के मुताबिक धरना देने से पहले वो शिकायत लेकर कॉलेज के डायरेक्टर के पास गई थीं, लेकिन डायरेक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी। इसीलिए मजबूरी में उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने साफ कह दिया जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वो अस्पताल के बाहर बैठी रहेंगी, प्रदर्शन करती रहेंगी। इधर यूपी के अमेठी में एक लड़के की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद सनसनी मच गई। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक लड़के पर आरोप लगा कि उसने पिस्तौल दिखाने के बहाने एक लड़के को अपने घर बुलाया और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कों के बीच पुरानी दुश्मनी चल रही थी, जिसकी वजह से यह हत्या की गई। हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया। झारखंड के जमशेदपुर में एक अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। उनके परिवार के लोगों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और प्रदर्शन किया। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और उनकी पुलिस कर्मियों से झड़प हो गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में आयकर विभाग के एक अधिकारी ने 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वो अधिकारी हरि पर्वत इलाके में मौजूद आयकर भवन में पहुंचे और 7वीं मंजिल से उन्होंने छलांग लगा दी। बताया गया कि वो तनाव में थे और उनका इलाज चल रहा था। बिहार के नवादा में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विनोद कुमार पर आरोप लगा कि उन्होंने डांस करने वाली कुछ लड़कियों का जबरदस्ती हाथ पकड़ा, उन्हें गोद में बैठाने की कोशिश की, उन पर पैसे लुटाए। मामला शादी समारोह के दौरान हुए डांस कार्यक्रम का बताया गया। हालांकि विनोद कुमार की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया। इधर उत्तर प्रदेश के चंदौली में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया गया। समाजवादी पार्टी के दफ्तर को ढहा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक समाजवादी पार्टी का वो दफ्तर सरकारी जमीन पर बनाया गया था, अवैध तरीके से बनाया गया था, सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। अधिकारियों ने दफ्तर को हटाने के लिए नोटिस भेजा था। नोटिस पर 2 दिन का वक्त दिया गया था, 2 दिन की मोहलत दी गई थी और 2 दिन की मोहलत पूरी होने के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई कर दी। चंदौली के मुगलसराय इलाके में मौजूद समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर बुलडोजर चलवा दिया। बुलडोजर ने दफ्तर की 3 मंजिला इमारत को ढहा दिया। इमारत की छत को तोड़ता नजर आया, दीवारों को तोड़ता नजर आया। कुछ ही मिनटों में 3 मंजिला इमारत को पूरी तरह बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। इमारत को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। पुलिस के जवानों ने वहां एक सुरक्षा घेरा बनाया, सड़क के किनारे एक लंबी कतार बनाकर खड़े हो गए। पुलिस के जवानों के साथ वहां प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद दिखे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई।
सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों की पहचान की गई। अवैध निर्माण कराने वाले लोगों को नोटिस भेजा गया। इसके बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के साथ कई दुकानें भी हटाई गईं, कई मकानों को हटाया गया। 300 से ज्यादा अवैध निर्माणों को ढहाया गया। सड़क को चौड़ा करने के लिए अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई की गई। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गंगा नदी में डूब रहे 4 व्यक्तियों को गोताखोरों ने बचाया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि चारों लोग अस्थि विसर्जन करने घाट पर गए थे। विसर्जन के बाद गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई, लेकिन इसी दौरान वो गहराई में चले गए और डूबने लगे। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर शराबा सुनकर घाट पर मौजूद गोताखोर भी उसी तरफ दौड़ पड़े। बिना वक्त गवाए उन्होंने पानी में छलांग लगा दी। गंगा में डूब रहे चारों लोगों को बचाने की कोशिश की। और तना है कदक गोताखोरों ने 2 लोगों को पानी से निकाला, तीसरे को भी समय रहते बचा लिया, लेकिन चौथे व्यक्ति का पता नहीं चल रहा था कि वो कहां चले गए। फिर एक बार फिर गोताखोरों ने डुबकी लगाई, पानी में उन्हें तलाशा। इसी दौरान एक लड़के की नजर थोड़ी दूरी पर डूब रहे चौथे व्यक्ति पर पड़ गई। फिर सभी उसी तरफ दौड़ पड़े। गोताखोर भी उधर तेजी से तैरते हुए पहुंच गए। नावों के बीच से गोताखोरों की टीम बिजली की रफ्तार से उस व्यक्ति तक पहुंची और उन्हें भी बचा लिया। पकड़ ले पुलिस और घाट प्रशासन ने श्रद्धालुओं से गंगा स्नान के दौरान सावधानी बरतने की अपील की। अधिकारियों ने गहरे पानी में जाने से बचने और स्नान के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी। इधर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से उगाही करने के आरोप में एक बदमाश को धर दबोचा। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से उगाही करने वाले गिरोह के एक बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। आरोपी का नाम जिशान अली बताया गया। पुलिस के मुताबिक गिरोह के लोग ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को छोटे लेन देन में फंसाकर उनका वीडियो बनाते थे और फिर उनसे पैसों की उगाही करते थे। उत्तर प्रदेश के इटावा में कुछ लोगों ने एक महिला से उनके घर में घुसकर मारपीट की। लोगों के बीच बचाव करने के बाद भी वो महिला को पीटते रहे। महिला ने आरोप लगाया कि वो लोग आए दिन लोगों को परेशान करते हैं और उन्हें धमकाते हैं। मारपीट करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस ने गांजे की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। तलाशी के दौरान उनकी गाड़ी से 226 किलो गांजा जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी काफी दिन से सब्जी बेचने की आड़ में गांजे की तस्करी कर रहे थे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने 50 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद करने का दावा किया। पुलिस ने तस्करी करने के आरोप में एक लड़के को भी गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो ड्रग्स कहां से लेकर आया और कहां लेकर जा रहा था। उधर महाराष्ट्र में नासिक के टीसीएस धर्मांतरण केस की मुख्य आरोपी निदा खान को छिपाने के आरोप में मतीन मजीद पटेल नाम के पार्षद पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। निदा खान पर न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है, उन पर इस मामले में मुख्य आरोपियों की मदद करने का भी आरोप है। पुलिस ने उन्हें महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार किया। वो वहां पार्षद मतीन मजीद के घर में रह रही थी। पहचान छिपाकर सबकी नजरों से बच के पुलिस कह रही है। लेकिन करीब 25 दिन की तलाश के बाद पुलिस ने निदा खान का पता लगा लिया और सुराग मिलते ही एक टीम को नासिक से भेजा गया। छत्रपति संभाजी नगर पुलिस को साथ लेकर नासिक पुलिस ने उस मकान पर छापा मारा जहां निदा खान के छिपे होने की सूचना मिली थी। मतीन मजीद के उस मकान से पुलिस को 25 दिन से फरार चल रही निदा खान मिल गई। निदा खान को पिछले 1 महीने से नासिक पुलिस और स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम यानी कि एसआईटी तलाश कर रही थी। बार बार वो चकमा देखकर फरार हुई थी, लेकिन फाइनली निदा खान को कल देर रात नासिक पुलिस ने संभाजी नगर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया, फिर निदा खान को अपने साथ लेकर रात में ही नासिक पहुंच गई। उन्हें नासिक रोड पुलिस स्टेशन में रखा गया। उनके खिलाफ पहला केस इसी थाने में दर्ज किया गया था।
इस पूरे मामले में तकरीबन नासिक शहर और नासिक के आसपास के इलाकों में 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 7 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। निदा खान जो है वो 8वीं आरोपी है और निदा खान पे ही जो महिलाओं को धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही थी वो आरोप निदा खान के ऊपर लगे थे। दोपहर बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 11 मई तक पुलिस हिरासत में उन्हें रखने का आदेश सुनाया। इस मामले में पकड़े गए दूसरे आरोपियों को भी पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। इससे पहले निदा खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट का भी सहारा लिया था, याचिका दायर की थी, गर्भवती होने का हवाला दिया था, अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन उस वक्त कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अग्रिम जमानत देने से भी मना कर दिया था। मामले ने तूल पकड़ा तो नासिक पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बना दी थी। एसआईटी ने कुल 9 एफआईआर दर्ज की। इनमें महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न से लेकर जबरन धर्मांतरण के मामले शामिल किए गए। एसआईटी ने 7 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। निदा खान के तौर पर 8वीं गिरफ्तारी हुई। पूरे मामले में पहली एफआईआर 26 मार्च को टीसीएस की एक महिला कर्मचारी ने महाराष्ट्र के देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। इसके बाद 8 और महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनके बयानों और शिकायत के बाद सनसनी मच गई थी। जो एफआईआर दर्ज की थी उसके मुताबिक टीसीएस में काम करने वाली 18 से 25 साल की महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया था कि उन पर अलग अलग तरीके से धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जाता था। कभी नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाया गया, कभी नॉनवेज खाने का दबाव बनाया गया। ये आरोप उन्होंने लगाए। कुछ मामलों में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में ब्लैकमेल करने के भी आरोप लगाए गए थे। तो पुलिस की एफआईआर के मुताबिक पीड़ित महिला कर्मचारियों ने बताया कि ऑफिस के अंदर और बाहर उनसे छेड़छाड़ की गई, आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, इशारे किए गए। एक मामले में तो ऑफिस में ही महिला को जबरन पकड़ने की कोशिश की गई, यह भी आरोप था। कुछ पीड़ितों ने आरोप लगाया कि बड़े अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। 25 दिन बाद निदा खान गिरफ्तार की गई। टीसीएस नासिक की कर्मचारी थी, वो भी उसकी बीपीओ यूनिट में काम करती थी। उन्हें धर्मांतरण के मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है आरोपों में। जब मामले ने तूल पकड़ा तो उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ तो वो फरार हो गई थी और नासिक के नरेगांव इलाके में जाकर छिप गई थी। पुलिस ने उन्हें पनाह देने के आरोप में पार्षद मतीन मजीद पटेल के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया। इस परिसर के जो लोकल कॉरपोरेटर है, इन्होंने इनको हार्बर किया या पनाह दिया ऐसे निष्पन्न हुआ है और नरेगांव के कॉरपोरेटर मतीन मजीद पटेल, इनको हमने इस गुने में आरोपी किया है। कंपनी टीसीएस ने पहले ही बयान जारी कर दिया था कि वो किसी भी तरह के हैरेसमेंट और जबरदस्ती के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करती है। इधर दक्षिण मुंबई के पायधुनी इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की जो मौत हुई थी, जिसमें तरबूज का मामला सामने आया था, उसमें एफएसएल की रिपोर्ट में चौंका देने वाली जानकारी मिली। एफएसएल की रिपोर्ट में बताया गया कि 4 लोगों की मौत तरबूज खाने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि या तरबूज में कोई गलती नहीं थी, बल्कि तरबूज में जहर मिला हुआ था, उससे मौत हुई थी। रिपोर्ट में पता चला 4 लोगों के पेट में जिंक फॉस्फाइड नाम का केमिकल मिला। ये बेहद घातक जहर होता है जो चूहे मारने वाली दवाओं में होता है। 26 अप्रैल की रात एक परिवार के 4 सदस्यों ने पहले बिरयानी खाई, बाद में रात के करीब 1 बजे तरबूज खाया, लेकिन सुबह होते होते सभी की तबीयत बिगड़ गई थी। तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान एक एक करके कुछ ही घंटों में सभी की मौत हो गई और पूरे देश में सनसनी मच गई थी। तरबूज को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी, क्योंकि मौत से कुछ घंटे पहले उस परिवार ने तरबूज खाया था, इसलिए मौत के बाद शक की सुई तरबूज पर टिक गई थी। लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट में साफ कर दिया गया, मौत की वजहों का पता लगाने के लिए एफएसएल ने 54 टेस्ट किए। तरबूज के सैंपल, सभी मृतकों के शरीर से मिले सैंपलों की जांच की गई। 4 के शरीर में जिंक फॉस्फाइड नाम के केमिकल के अंश मिले। इसे रैट पॉइजन यानी चूहे मारने वाला जहर भी कहा जाता है। अलग अलग तरीकों से इसका इस्तेमाल चूहों को मारने में होता है। यह केमिकल गहरे भूरे या काले रंग का होता है, लहसुन जैसी इसकी गंध होती है और यही गंध चूहों को आकर्षित करती है, लहसुन जैसी गंध जो होती है। तो डॉक्टरों ने बताया कि अगर कोई इंसान इसे गलती से खा ले तो उसकी मौत तक हो सकती है।
इस जहरीले केमिकल से मौत की पुष्टि हुई तो तरबूज खाने से फूड पॉइजनिंग की थ्योरी पीछे छूट गई, जबकि पहले मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने इसी की आशंका जताई थी। लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट से दूध का दूध पानी का पानी हो गया, यानी साफ हो गया कि एक ही परिवार के जो चारों लोगों की जो मौत हुई वो जहर से हुई थी, तरबूज से नहीं हुई थी। अब इस बात का पुलिस पता लगा रही है कि जो तरबूज उस परिवार ने उस दिन खाया उसके अंदर ये चूहे मारने वाला जहर पहुंचा कैसे। पुलिस सूत्रों ने बताया जांच के दौरान जब घर की तलाशी ली गई थी तो वहां चूहे मारने की दवा के 2 पैकेट और एक स्प्रे बरामद किया गया था। एक पैकेट सीलबंद मिला था जबकि स्प्रे खुला हुआ था, उसको इस्तेमाल किया था। आसपास के लोगों ने बताया कि जिस मुगल बिल्डिंग में वो परिवार रहता था वहां चूहों का काफी आतंक था। एफएसएल रिपोर्ट के बाद पुलिस इस मामले की हत्या, हादसा और आत्महत्या के एंगल से जांच करने में जुट गई। उधर बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन पर एक महिला पर आरोप लगा कि उन्होंने खीरों को हरा रखने के लिए उस पर जहरीला केमिकल लगाया, वो लगाती दिखी। रेलवे स्टेशन पर खीरे बेच रही थी। एक और महिला वहां मौजूद थी। दोनों अपने साथ ढेर सारे खीरे लेकर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। उन्होंने उन खीरों को छीलना शुरू किया। खीरे दिखने में सफेद थे तो उस महिला ने उन खीरों को हरे रंग के लिक्विड में डुबोना शुरू कर दिया। एक डिब्बे में हरा रंग घोल रखा था। एक एक करके वो सारे खीरों को उसमें डुबोती दिखी। हरा रंग लगाने लग गई ताकि वो दिखने में ताजा लगे, अच्छे दिखें, इन खीरों को लोग तुरंत खरीद लें। ये सारा काम खुलेआम हो रहा था बीच प्लेटफॉर्म पर। दोनों महिलाएं प्लेटफॉर्म के बीच में बैठी थी। आसपास यात्रियों की भीड़ थी, लोग उन्हें देख रहे थे। वो एक के बाद एक सभी खीरों पर हरा रंग लगाती चली गई। एक महिला उन खीरों को पानी से निकाल रही थी। वहां बैठी दूसरी महिला जल्दी जल्दी हाथ चलाकर उस पर हरा रंग लगा रही थी। खीरों के आसपास उन महिलाओं की चप्पलें भी रखी हुई थी और दोनों जमीन पर बैठकर बेखौफ होकर यह सारा काम करती रहीं। इधर यूपी के सहारनपुर में आवारा कुत्तों के झुंड के हमले में 100 से ज्यादा भेड़ों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आवारा कुत्तों के एक झुंड ने 200 भेड़ों के बाड़े में घुसकर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले में 100 से ज्यादा भेड़ों की मौत हो गई। कई भेड़ें गंभीर रूप से घायल हो गईं। बाड़े के मालिक ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने और मुआवजा दिए जाने की मांग की। लखनऊ में एक युवक ने सड़क किनारे सो रहे एक कुत्ते पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी चढ़ाने के बाद वो वहां कुछ देर तक रुका और दूसरी बार उस कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए निकल गया। पीजीआई थाना इलाके में उस युवक के खिलाफ इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने एक लड़के को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद कार सवार ने उस लड़के को कुचलने की भी कोशिश की। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने कार सवार को रोक लिया। पुलिस के मुताबिक घायल लड़का 2 साल से अमेरिका में रह रहा था और कुछ दिन पहले ही अमेरिका से डिपोर्ट होकर आया था। महाराष्ट्र के नागपुर में पुरानी गाड़ियों के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग में 400 से ज्यादा गाड़ियां, उनके स्पेयर पार्ट और टायर जलकर राख हो गए। इससे करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अनुमान जताया गया। हालांकि आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। बिहार के सहरसा में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 250 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। स्कूल में मौजूद बच्चों ने पेट दर्द की शिकायत की, उल्टी की शिकायत की, चक्कर आने की शिकायत की। स्कूल में हड़कंप मच गया। सहरसा के महिषी इलाके में हड़कंप मच गया। बच्चों के परिवार वालों में हड़कंप मच गया। परिवार के लोग घबरा गए, स्कूल पहुंच गए। कई एम्बुलेंस बुलाई गई। एम्बुलेंस के जरिए फौरन उन बच्चों को अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में बड़ी संख्या में बच्चों को देखकर स्वास्थ्य कर्मियों के बीच अफरा तफरी मच गई। इमरजेंसी वार्ड में बच्चों की भीड़ लग गई, परिवार वालों की भीड़ लग गई। बिस्तर पर बच्चों को लिटाया गया। बिस्तर कम पड़ने पर एक बिस्तर पर 2-2 बच्चों को लिटाया गया। आनन फानन में बच्चों का इलाज शुरू किया गया। कुछ बच्चों को सलाइन चढ़ाई गई। बेसिक कंप्लेन उन लोगों को सर में चक्कर आना बताया जा रहा है। सब कुछ बच्चे उल्टी वगैरह का कंप्लेन कर रहे हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ज़्यादातर बच्चों में डर का ही परेशानी है। डर के कारण उन लोगों को ये समस्या हो रही है। सहरसा के महिषी इलाके में हुआ ये। उस स्कूल के बच्चों की तबीयत बिगड़ी। उनके परिवार के लोग भड़क गए। स्कूल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। स्कूल की तरफ से दिए गए मिड डे मील में जहरीला सांप गिर गया था, यह आरोप लगाया, जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों के परिवारों का आरोप है कि मिड डे मील में सांप गिरने के बावजूद खाना बच्चों को परोसा गया।
बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। जिस तरह हम देखे हैं कि ऑफिस में जैसे ही खाना का प्लेट है उसमें जो है इतनी बड़ी कम से कम जो है सांप पाया गया। हम खुद अपनी आंखों से देखे, जो तेलिया सांप के रूप में देखा गया। और हम मिड डे मील में सांप गिरने की दावे की पुष्टि तो नहीं हो पाई। शिक्षा विभाग की टीम जांच में जुटी, स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी। मिड डे मील में परोसे गए खाने के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही अधिकारियों ने। इधर इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी राज कुशवाहा समेत 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो गई। मेघालय की शिलोंग कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी राज कुशवाहा समेत 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। कुछ रोज पहले सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई थी, जिसे मेघालय सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके साथ मौजूद लड़के पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच सोशल मीडिया से दोस्ती हुई थी। लड़का फतेहाबाद का रहने वाला है और लड़की से मिलने के लिए बहादुरगढ़ आया था। पुलिस हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने में जुट गई। हरियाणा के पानीपत में हरियाणा के मंत्री कृष्णलाल पंवार सड़क हादसे का शिकार हो गए। उनका काफिला जीटी रोड से गुजर रहा था, तभी 3 से 4 गाड़ियां अनियंत्रित होकर उनके काफिले के बीच घुस गईं। वो गाड़ियां वहां कृष्णलाल पंवार की गाड़ी से टकराईं और वो घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में ड्रग्स की समस्या पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सख्त टिप्पणी की कि ड्रग्स मामले में छोटे तस्कर तो पकड़े जाते हैं, लेकिन बड़े आरोपी बच निकलते हैं। लुधियाना को लेकर कोर्ट ने खास चिंता जताई और कहा कि लुधियाना ड्रग्स का एपिसेंटर बनता जा रहा है। उधर उत्तराखंड के चंपावत में 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाने वाली नाबालिग ने खुद ही पूरे मामले को फिर फर्जी बता दिया कि गैंगरेप हुआ ही नहीं था। झूठी एफआईआर दर्ज की गई। 3 लोगों को फंसाने के लिए, पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए नाबालिग ने कोर्ट के सामने यह कहानी बताई। पुलिस के मुताबिक जांच में यह निकला कि एक व्यक्ति ने किसी पुराने झगड़े का बदला लेने के लिए साजिश रची थी। लड़की को बहला फुसलाकर उसे मोहरा बनाया था। उसके परिवार की खराब आर्थिक स्थिति का फायदा उठाया। नाबालिग ने कुछ रोज पहले 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। बीजेपी के एक स्थानीय नेता पर भी आरोप लगाया था। इसके बाद से ही कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर थी। लेकिन मामले के तूल पकड़ लेने के बाद पीड़ित ने आरोप को ही झूठा बता दिया कोर्ट के सामने कि उसे पैसों का लालच दिया गया था झूठा केस कराने के लिए, कुछ लोगों को जानबूझकर फंसाने के लिए। उसने एक व्यक्ति का नाम लिया और उसे साजिश का मास्टरमाइंड बताया। जिनों का ये प्लान था कि उनके कमरे में जाए और खुद ही जाके दुष्कर्म वाली हालत बना के उन पे मतलब आरोप लगाए। और मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि इन तीनों ने मेरे साथ कुछ भी गलत काम नहीं किया। और ये अब पुलिस कह रही है जिसने साजिश रची थी वो आरोपियों से पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहता था। उसने देखा कि नाबालिग की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो उसकी साजिश में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगी। उसके कहने पर ही नाबालिग के पिता ने 3 लोगों पर झूठा केस दर्ज करवाया था। अपने एक पूर्व के प्रकरण में द्वेष भावना रखते हुए पूरे षड्यंत्र को रचा, जिसमें पीड़िता की कंडीशन को देखते हुए उसको बहला फुसलाकर झूठा प्रलोभन देकर के इस पूरे षड्यंत्र में सम्मिलित किया। इस केस में पुलिस ने आरोपियों पर पॉक्सो की धारा लगाई थी क्योंकि पीड़ित नाबालिग थी। एसआईटी बनाकर जांच शुरू कर दी गई थी। जांच में शुरू से ही दावे गलत निकल रहे थे, ऐसा पुलिस कह रही है। पीड़ित के फोन की कॉल डिटेल से पंकज रावत नाम के व्यक्ति का पता चला। जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई उस दिन नाबालिग और उसके बीच कई बार फोन पर बातचीत हुई थी। इसी से पुलिस का शक गहराया। पुलिस कह रही है इसी से शक गहराया। इसके बाद उसने नाबालिग से पूछताछ की, तब उसने सच्चाई बताई। उसके बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस से मांग की कि वो अपने आरोपों के लिए माफी मांगे। इधर बेंगलुरु में एक महिला पर उनके ही पति ने दिन दहाड़े सड़क पर हमला कर दिया। सरेआम अपनी पत्नी पर चाकू चलाना शुरू कर दिया। फिर आसपास मौजूद लोग महिला के पति पर टूट पड़े, लेकिन उन्होंने महिला को बचाया। उनके पति की पिटाई शुरू कर दी। कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें खूब मारा। 6 मई की घटना बताई गई। महिला का नाम सोनाली बताया जा रहा है। 27 साल की सोनाली झारखंड की रहने वाली हैं।
दोपहर के वक्त वो किसी काम से कहीं जा रही थीं, सड़क के किनारे चल रही थीं, तभी सामने से उनके पति संजय स्कूटर पर वहां पहुंचे। हेलमेट और मास्क लगा रखा था उन्होंने तुरंत स्कूटर रोका, सड़क से जा रही अपनी पत्नी को पीछे से पकड़ लिया और मारपीट शुरू करती मारते हुए सड़क के किनारे उन्हें गिरा दिया। पुलिस कह रही है उसी दौरान संजय ने चाकू निकाल लिया, चाकू से हमला करने की कोशिश करी तो महिला चीखने लगी, चिल्लाने लगी, हंगामा मच गया। आसपास मौजूद लोग महिला की मदद के लिए दौड़ पड़े। एक लड़का सबसे पहले पहुंचा, उसने महिला को बचाने के लिए उनके पति पर मुक्के चलाने शुरू कर दिए। तब तक कुछ और लोग वहां आ गए। एक आदमी ने हेलमेट से पीटना शुरू कर दिया। सड़क के दूसरी तरफ से 2 लोग दौड़ते हुए वहां आ गए। उन्होंने महिला के पति को पकड़ लिया, महिला को छुड़ाया और फिर उनकी पिटाई शुरू कर दी। चारों तरफ से लात घूंसों की बरसात होने लगी। कोई मुक्का चलाता दिखा, कोई थप्पड़ मारता रहा। मार से बचने के लिए वो व्यक्ति जमीन पर बैठ गए, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, वो उन्हें उसी तरह पीटते रहे। पुलिस के मुताबिक आरोपी संजय का पत्नी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। उसी झगड़े में उन्होंने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया था। इधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कुछ लोगों ने बारात लेकर जा रहे एक दूल्हे की पिटाई कर दी, बेरहमी से पिटाई कर दी। दूल्हा अपनी कार में बैठा था, अपने परिवार वालों के साथ बारात लेकर जा रहा था। कुछ घंटों में शादी होने वाली थी, लेकिन बीच रास्ते में कुछ लोगों ने कार रोक दी, चारों तरफ से कार को घेर लिया। दूल्हा घबरा गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उन लोगों ने उसकी कार पर हमला शुरू कर दिया। जमकर लाठियां बरसा दी कार पर, तोड़फोड़ की। पीछे का शीशा चकनाचूर हो गया कार का। जिस कार पर वो हमला कर रहे थे उसके आगे का दरवाजा खुला दिखा। ड्राइविंग सीट खाली थी, आगे वाली सीट पर भी कोई नहीं था। दूल्हा बिल्कुल अकेला था। वो घबराकर कार में ही बैठा रहा, लेकिन हमलावरों ने पीछे का दरवाजा भी खोल दिया और दूल्हे को बाहर निकालने की कोशिश की। इतने में वो दूसरे दरवाजे से भाग निकला, लेकिन बाहर खड़े लोगों ने उसे दबोच लिया और उस पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हमीरपुर जिले के राठ में हुआ ये। लोगों ने दूल्हे को घेर कर उसकी पिटाई की, जिसे जो मिला उससे उसकी पिटाई की। दूल्हा जमीन पर गिर गया, उसे मारते रहे। सड़क पर खड़े लोग देखते रहे, किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। दूल्हे ने भागने की कोशिश की तो उन लोगों ने हमले और तेज कर दिए। घायल होने की वजह से वो सड़क किनारे बैठ गया, बुरी तरह घायल हो गया और आरोपी हमले के बाद फरार हो गए। इसके बाद दूल्हे के परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए। उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि उसके सिर पर गहरी चोट नजर आई, लहूलुहान हो गया, कपड़ों पर भी खून के धब्बे दिखाई दिए। उसने आरोप लगाया उन लोगों ने उसके परिवार वालों को भी पीटा, उन पर भी लाठियां बरसाई। हालांकि थाने में इसकी शिकायत की गई। वादी के छोटे भाई मुन्नालाल, जिसकी आज बारात थी, एवं बड़े भाई जगदेव के साथ मारपीट, गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों ने मारपीट की वो दूल्हे के रिश्तेदार थे। पुराने झगड़े की वजह से उन लोगों ने हमला किया। हालांकि पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। इधर मध्य प्रदेश के रीवा में तहसील के क्लर्क को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में लोकायुक्त ने त्योंथर तहसील में अनिल त्रिपाठी नाम के बाबू को 9,500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने उनकी शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि बाबू उनसे फैसला कराने के बदले 80,000 रिश्वत मांग रहे हैं। इसी शिकायत पर लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यूपी सरकार ने अलग अलग जिलों में तैनात भ्रष्ट और लापरवाह डॉक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों पर एक्शन लिया। ड्यूटी से लंबे समय तक गायब रहने वाले 5 डॉक्टरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि कई अधिकारियों पर विभागीय जांच बैठा दी गई। इसके अलावा एक सीएमओ समेत 16 अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया कि सभी अधिकारी सांसदों और विधायकों का विशेष सम्मान करेंगे। दफ्तर पहुंचने पर अधिकारी अपनी सीट से उठकर उनका अभिवादन करेंगे। सांसदों और विधायकों के फोन का जवाब देना अधिकारियों के लिए जरूरी होगा। अगर वो व्यस्त हैं तो उन्हें कॉल बैक करना होगा। सम्मानजनक व्यवहार न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगले 5-6 दिन तक दिल्ली एनसीआर में गर्मी से राहत रहेगी। मौसम विभाग ने 11 और 12 मई को भारी बारिश होने की आशंका जताई। इसकी वजह से तापमान 35 से 36 डिग्री के बीच रहेगा। हालांकि उसके बाद तापमान बढ़ सकता है। तापमान 40 से 41 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान जताया गया। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में
पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने का दावा किया। एक अलमारी के अंदर बने तहखाने में फैक्ट्री चल रही थी। 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। कार्रवाई के 48 घंटे बाद जब पुलिस वहां गई तो वो अलमारी लेकिन गायब मिली। वहां अलमारी की जगह भूसा भरा हुआ था, उसके नीचे तहखाना बना था, वो भी गायब हो चुका था। पुलिस को शक है कि आरोपियों को बचाने के लिए उनके परिवार वालों ने सारे सबूत ही मिटा दिए, अलमारी को वहां से हटा दिया, तहखाने में मलबा भर दिया, सिवाय भूसे के कुछ नजर नहीं आया। पुलिस कह रही है आरोपियों के परिवार वालों ने जानबूझकर सारे सबूत ही मिटा दिए ताकि आगे की कार्रवाई हो तो पुलिस के हाथ कुछ लगे ही ना। यही वो तहखाना था जहां पर अब मलबा भर दिया गया है। इसी तहखाने के 8 फीट नीचे जाकर यहां पर हथियार फैक्ट्री बनाई गई थी। पुलिस कह रही है वहां तहखाना था, अलमारी के अंदर तहखाना मिला था, पुलिस ने उसका वीडियो बना लिया था, सबूत इकट्ठा कर लिए थे। पुलिस को जानकारी मिली थी कुछ लड़के मिलकर एक अवैध हथियार फैक्ट्री चला रहे, अवैध हथियार बना रहे, धड़ल्ले से उन हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। एक तबेले के अंदर एक अलमारी मिली, उस अलमारी के अंदर से एक तहखाना था, तहखाने के अंदर हथियार बनाए जा रहे थे। देख सकते हैं एक सामान्य अलमारी है, लेकिन इसी सामान्य अलमारी में आप देख सकते हैं एक तहखाना बना है और यही वो तहखाना है जहां पर मौत का सामान तैयार हो रहा था। न्यूज़ 18 इस समय ग्राउंड जीरो पर है और वो तहखाना दिखा रहा है कि कहां तहखाने में घुसकर यहां पर मौत का सामान तैयार किया जा रहा है। तो अलमारी के अंदर से रास्ता था तहखाने में जाने का। फैक्ट्री को चलाने वाले 4 लोगों को हिरासत में लिया पुलिस ने। पुलिस के मुताबिक इमरान नाम का एक लड़का उस गिरोह का मुख्य आरोपी है। इमरान तमंचे बनाता था, बाकी आरोपी तमंचों की तस्करी करते थे। इसमें मौके से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनका नाम इमरान, नरेंद्र और उमंग और कुलदीप है। इसमें जो मुख्य इनका तमंचों का निर्माता है उसका नाम इमरान है। पुलिस ने 5 तमंचे भी वहां से बरामद करने का दावा किया। भारी मात्रा में तमंचे बनाने का सामान बरामद किया। गिरोह से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश भी तेज कर दी। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक घर के अंदर घुसकर मारपीट करने के आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला। पुलिस कह रही है 2 पक्षों के बीच पुरानी दुश्मनी चल रही थी। एक पक्ष के कुछ लोग दूसरे पक्ष वालों के घर पहुंच गए। घर में सिर्फ एक लड़की और उसकी दादी मौजूद थी। लोगों ने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की और वहां पहुंचते ही पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। उनकी आवाज सुनकर घर में मौजूद लड़की बाहर आ गई। उसने उनको रोकने की कोशिश की। उन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी, उल्टा उसके साथ धक्का मुक्की कर दी। वो लड़की फिर पीछे हट गई। उन लोगों ने ऐसा बवाल मचाया कि पूरा इलाका दहल गया। घर पर जमकर पत्थर बरसाए, दरवाजे खिड़कियों पर निशाना लगाया, बड़े बड़े पत्थर सड़क किनारे से उठाए और घर की तरफ फेंक दी। जमकर गाली गलौज भी की। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उस घर में खड़ी एक मोटरसाइकिल को घसीटकर बाहर ले गए और फिर बीच सड़क पर उसमें आग लगा दी। लेकिन उन लोगों के लिए शायद यह भी काफी नहीं था। दोबारा उस घर पर फिर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। काफी देर तक उन लोगों ने पत्थरबाजी की और फिर वहां से भाग गए। तो आरोप लगाया उन लोगों ने घर में घुसकर मारपीट भी की। घर में रहने वाली लड़की ने पुलिस थाने जाकर शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई की, 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। 2 आरोपियों को राउंड अप किया, जिसमें एक नाबालिग है, एक बालिग है। बाकी शेष आरोपी हैं, उनकी हम जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। फिर एक आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला। कान पकड़कर वो माफी मांगता दिखा। एक पैर से लंगड़ाते हुए चलता हुआ दिखाई दिया। इसी तरह उसे थाने ले गई पुलिस। उधर कर्नाटक के मैसूरू में खुले में पेशाब करने वालों को रोकने के लिए प्रशासन ने वहां क्या किया कि शीशे की दीवार लगा दी। सड़क किनारे फुटपाथ से गुजरने के दौरान कुछ लोग दीवारों को गंदा कर रहे थे, दीवारों पर पेशाब करते थे, बदबू फैल रही थी, गंदगी फैल रही थी, लोग कंप्लेन कर रहे थे, महिलाओं को परेशानी हो रही थी। तो प्रशासन ने यह अनोखा तरीका निकाला स्वच्छता बनाए रखने के लिए, अनूठी पहल की, साफ सुथरा रखने के लिए पहल की कि सेंट्रल बस स्टैंड के पास एक ये खास दीवार बना दी। उस पर स्टेनलेस स्टील की चमकदार शीट लगा दी। तो आईने का काम कर रही थी। चमकदार शीट आईने का काम कर रही थी। आईने की तरह किसी भी व्यक्ति को उसका असली चेहरा उसे दिखाती।
मैसूर के सेंट्रल बस स्टैंड के पास ये दीवार बना दी गई, 80 मीटर लंबी चमकदार दीवार बना दी गई, आईने की तरह। इस तरीके से डिजाइन किया गया कि दीवार के सामने खड़े होकर लोग खुद को साफ साफ देख सकते हैं। अब आसपास मौजूद लोग दूसरों को भी देख सकते हैं। अब जब लोग, प्रशासन कह रहा है कि जब लोग खुद को इस दीवार पर देखेंगे तो फिर वहां वो शर्मनाक हरकत कैसे करेंगे? खुले में पेशाब करने वाले लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा, और गलती का एहसास ही नहीं होगा। वो जब आईने के सामने खड़े होकर पेशाब कर रहे होंगे तो सबको दिख भी रहा होगा, वो छुपा भी नहीं होगा कुछ, तो खुले में पेशाब नहीं कर पाएंगे। साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। तो ये अनूठी पहल की गई मैसूरू में। इधर हैदराबाद में रिटायर हो चुके एक आईपीएस अधिकारी की पत्नी की उनके घर में हत्या कर दी गई। हैदराबाद में एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी की पत्नी की हत्या से सनसनी मच गई। पुलिस ने घर में काम करने वाली नेपाली मूल की एक महिला पर शक जताया। हत्या के बाद घर से कीमती चीजें और गहने भी गायब बताए गए। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में आरोप लगा कि गहनों के एक कारोबारी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। कारोबारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के नाम से उन्हें एक वॉइस नोट भेजा गया। उसमें रुपए नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। गुजरात के वलसाड में सामान ढोने वाली एक गाड़ी ने एक महिला को टक्कर मार दी और वो घायल हो गई। ड्राइवर उस गाड़ी को पीछे कर रहा था, तभी उसकी गाड़ी एक घर की दीवार और बिजली के खंभे से टकरा गई। इसी बीच उसने उस महिला को टक्कर मार दी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के एक मकान में जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका दहल गया। पुलिस के मुताबिक मकान में बम बनाया जा रहा था और उसी दौरान धमाका हो गया। धमाके की वजह से एक व्यक्ति के दोनों हाथ उड़ गए। उधर शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता के कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। 56 साल के शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से ममता बनर्जी को हराया। नंदीग्राम विधानसभा सीट से भी लगातार दूसरी बार चुनाव जीते। तो इसलिए माना जा रहा था कि शुवेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे, और हुआ भी वैसा ही। मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगाने के लिए पर्यवेक्षक बनकर अमित शाह कोलकाता गए थे खुद। विधायक दल की बैठक हुई, उसमें शुवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया, और उनके नाम का ऐलान होते ही विधायकों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में श्री शुवेंदु अधिकारी जी पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। फिर अमित शाह ने शुवेंदु अधिकारी को माला पहनाई। शुवेंदु अधिकारी ने झुककर उनका अभिवादन किया। अमित शाह ने शुवेंदु अधिकारी को गले लगाकर बधाई दी। एक बार फिर यह बात दोहराई कि घुसपैठियों को हर हाल में देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया नहीं। शुवेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। भरोसा दिया कि बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को समय पर पूरा किया जाएगा। আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদি जी যে গ্যারান্টি দিয়েছেন সব গ্যারান্টি পূরণ করার কাজ भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। पूर्व मेदिनीपुर में शुवेंदु अधिकारी का घर है। उनके घर पर समर्थकों ने जश्न मनाया, लड्डू बांटे, ढोल नगाड़े पर जमकर डांस किया। सुबह करीब 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने भगवा लहरा दिया है। अभूतपूर्व सफलता उसको चुनाव में मिली है, और तो तैयारी जश्न की भी अभूतपूर्व तरीके से ही की जा रही। इस वक्त कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में आप देखिए हजारों की संख्या में जो वर्कर हैं वो लगे हुए हैं। एक बड़ा सा जो मंच आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच पर कल संबोधित करेंगे यहाँ के लोगों को। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने राजभवन जाकर राज्यपाल आनंद रवि से मुलाकात की। नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। बीजेपी विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा। इधर चेन्नई में विजय की पार्टी टीवीके के दफ्तर के बाहर
जो कार्यकर्ता जुटे उन्होंने अचानक नारेबाजी तेज करते हुए वहां भी उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि खबर आई कि कांग्रेस के अलावा कुछ और पार्टियों ने भी विजय को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद टीवीके के समर्थकों को विजय के सीएम बनने का रास्ता साफ होते दिखने लगा। 234 सदस्य हैं तमिलनाडु की विधानसभा में। 108 सीटों पर टीवीके ने जीत हासिल की है। सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन बहुमत के आंकड़े से थोड़ी सी दूर रह गई। 118 का बहुमत का आंकड़ा, 108 उसको मिले। विजय ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन वो राज्यपाल को यह भरोसा नहीं दिला पाए थे कि उनके पास 118 विधायकों का समर्थन है, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाने से पहले सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े साबित करने को कह दिया था। तो कांग्रेस ने तो शुरुआत में ही विजय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था, लेकिन कांग्रेस के पास हैं सिर्फ 5। विजय के 108 के साथ कांग्रेस के 5 विधायक जुड़ गए, आंकड़ा 113 का हो गया। जरूरत 118 की थी। तो टीवीके ने डीएमके गठबंधन की बाकी पार्टियों से भी बात करनी शुरू की। डीएमके गठबंधन यानी स्टैलिन की पार्टी वाला गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां ये सब शामिल थीं। कांग्रेस ने तो समर्थन देते हुए यह शर्त भी रखी थी कि विजय सांप्रदायिक ताकतों को सरकार से दूर रखेंगे, यानी एआईएडीएमके गठबंधन वाली पार्टियों की तरफ उनका इशारा था। उसमें बीजेपी भी शामिल है, हालांकि बीजेपी का एक ही विधायक है। जब राज्यपाल ने सरकार बनाने का मौका नहीं दिया तो टीवीके की बातचीत डीएमके यानी स्टैलिन और कांग्रेस वाले गठबंधन की बाकी पार्टियों से शुरू हुई, जिसके बाद खबर आई कि सीपीएम लेफ्ट पार्टी, सीपीएम लेफ्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई और वीसीके जो पार्टी है, वहां पर दलित और पिछड़े वर्ग की पार्टी माना जाता है उसको, उन्होंने भी विजय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। सीपीएम के पास भी 2 विधायक हैं, सीपीआई के पास भी 2 विधायक हैं और वीसीके के पास भी 2 विधायक हैं। 2 यानी तीनों के मिलाकर हो गए 6 और कांग्रेस के 5 विधायकों के साथ जुड़कर हो गए 11। टीवीके के 108 जुड़कर हो गए 119। बहुमत का आंकड़ा 118। तो टीवीके पार्टी के अध्यक्ष विजय 2 सीटों से क्योंकि चुनाव लड़ रहे थे, तो 1 सीट उन्हें खाली करनी होगी। तो उनकी सीटों की गिनती 108 से कम कर 107 हो जाएगी, मतलब उनके विधायकों की गिनती 108 से कम होकर 107 हो गई। फिर भी सरकार के साथ 118 विधायकों का समर्थन रहेगा, यानी सीपीएम, सीपीआई और वीसीके के समर्थन के बाद विजय सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ा जुटाने में कामयाब हो गए। और इसमें उनके साथ डीएमके गठबंधन की पार्टियां डीएमके का साथ छोड़कर आ गई, जिसके बाद विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। इसलिए आंकड़े पूरे होने की खबर आते ही टीवीके के दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल बन गया। विजय के समर्थकों की भारी भीड़ पार्टी दफ्तर के बाहर 3 दिन से जुटी हुई है। उनके समर्थकों का मानना है कि विजय को डीएमके और एआईएडीएमके को हटाने के लिए राज्य के लोगों ने वोट दिया है। Completely deserves this people's love, because after the ADMK and DMK's complete corruption, complete failure government, Vijay has proven within the short span of 1.5 and 2 years that he can completely form a government and can become a new change. This is a new revolution for the Tamil Nadu. तो खबरें ये हैं कि लेफ्ट पार्टियां यानी सीपीएम और सीपीआई विजय की सरकार को बाहर से समर्थन दे सकती, यानी सरकार के साथ जरूर रहेंगी लेकिन सरकार में शामिल नहीं होंगी। दोनों पार्टियों का टीवीके को समर्थन वाला पत्र भी सामने आ गया। विजय को समर्थन वाला पत्र सामने आते ही डीएमके अध्यक्ष स्टैलिन ने भी अपील कर दी कि सरकार बनाने के काम में अब देरी नहीं की जाए। उन्होंने राज्यपाल से अपील की कि जल्द से जल्द तमिलनाडु की नई सरकार का गठन करवा दिया जाए। उधर केरल में कांग्रेस की एक महिला विधायक को उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने जबरदस्ती लगाने की कोशिश की तो विवाद हो गया। लोगों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस की बैठक चल रही थी। बैठक खत्म हुई तो कांग्रेस की विधायक बिंदु कृष्णा ने मीडिया को धन्यवाद दिया। इसके बाद उनकी नजर कांग्रेस नेता चेरियन फिलिप पर पड़ी। चेरियन फिलिप एआईसीसी के सदस्य हैं, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजनीतिक अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष भी हैं। बिंदु कृष्णा उन्हें देखते ही उनके पास मिलने चली गई। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन चेरियन फिलिप ने उन्हें गले लगाने की कोशिश की। इससे बिंदु कृष्णा थोड़ी सी असहज दिखी, वो पीछे हट गई। दिख रहा था कि वो गले नहीं लगना चाहती थी, लेकिन चेरियन फिलिप ने दोबारा उन्हें गले लगाने की कोशिश की, अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। इस बार भी वो उन्हें धक्का मारकर पीछे हट गई और फिर इसके बाद दोनों ने हाथ मिलाए। फिर बिंदु कृष्णा आगे बढ़ गई, उन्होंने वहां मौजूद दूसरे नेताओं से भी हाथ मिलाया, फिर वहां से चली गई। लेकिन इसके बाद कांग्रेस नेता चेरियन फिलिप के व्यवहार पर सवाल खड़े हो गए। लोगों ने उनके व्यवहार को गलत बताया, जमकर उनकी आलोचना की।
इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी के एक नेता से मारपीट के मामले में 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी के एक नेता से बदतमीजी करने के आरोप में 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। ट्रैफिक टीआई को लाइन हाजिर कर दिया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं से मारपीट की। राजस्थान के कोटा में एक रिटायर्ड अधिकारी के घर से लाखों रुपए के गहने और 90,000 रुपए कैश चोरी हो गए। अधिकारी के मुताबिक वो किसी काम से बाहर गए थे, तभी चोर ने उनके घर से सोने चांदी के कई कीमती गहने उड़ा लिए। जानकारी मिलने पर उन्होंने थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक मदरसे में पढ़ने वाले 2 लड़कों पर एक स्कूटर चोरी करने का आरोप लगा। दोनों लड़के चोरी छिपे सड़क पर खड़ा स्कूटर ले जाते दिखे। सीसीटीवी वीडियो की मदद से उनकी पहचान हुई और उनके खिलाफ शिकायत की गई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चशोटी गांव के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि सारे जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद भी उनके परिजनों के मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवाए गए, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। बीते साल अगस्त में किश्तवाड़ के चशोटी गांव में बादल फटने की घटना में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।